जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से विमल क्लासेस सिविल सर्विसेज के एजुकेशनल फाउंडेशन में स्वागत करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए प्री और मेंस का सिलेबस जो है एनसीईआरटी के साथ में स्टार्ट हो चुका है और आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ से उसमें रजिस्टर करने के बाद में स्टोर सेक्शन में जाने के बाद में यूपीएससी एंड पीसीएस का बैच आपको वहाँ शो करेगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे थोड़ा सा आप लोगों से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जो हमारा पेपर रहता है ऑब्जेक्टिव बेस रहता है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा का जो एग्जाम पैटर्न है आप जानते हो लिखित परीक्षा रहती है। तो उसी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कुछ नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि केंद्रीय और राज्य सिविल सेवाओं की परीक्षाओं जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए उपयोगी प्रैक्टिस सेट यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए ये आपकी जो इस सीरीज स्टार्ट करी है सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लगभग जो है 10,000 क्वेश्चंस जो कि संभावित रहेंगे प्रश्न जो है उन सभी को हम इन वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। ठीक, और ये आपका आईएएस, पीसीएस, यूजीसी, एनईटी, जेआरएफ एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि हमारा यूपीएससी कंडक्ट करवाता है उन सभी में आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। और हमारा सब्सक्रिप्शन जो पेड सब्सक्रिप्शन है उसको लेने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं यूपीएससी और पीसीएस का जो पैकेज है इसमें आपको एनसीईआरटी, प्रीलिम्स, मेंस, हिस्ट्री ऑप्शनल एंड पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, ये आपको जो है 2 साल का टारगेट बैच है, ये 2 ईयर का बैच है पूरा का पूरा हमारा जो है, और ये मात्र आपका 10,000 रुपये में है। ठीक है, इसमें ईएमआई आपके लिए अवेलेबल है जो कि आपकी 833 रुपये पर मंथ की, यानी कि जो हमारा 10,000 जो 2 साल का फीस है इसको आप जो है 12 ईएमआई में पे कर सकते हैं मंथली करके जो है। ठीक है, और इसमें आपको 2 साल का टारगेट बैच रहेगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, आपके डाउट सेशन और इसमें आप लोगों की टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूड रहेंगी। इसी के साथ ही एक छोटा सा बैच और है हम लोगों का जो कि एनसीईआरटी का पैकेज है, यानी कि अगर यदि आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं केवल तो आपको कक्षा 6 से लेकर के 12 तक का जो इतिहास है, भूगोल, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र और विज्ञान, ये आपको केवल और केवल 1399 रुपये में 9 महीने का ये सिलेबस है। ठीक है, 9 महीने का सिलेबस है। ये आपको लेक्चर, नोट्स और मॉक टेस्ट ये आप लोगों को इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसके लिए आप लोगों को पहले प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप वहाँ से कर सकते हैं। यदि और कोई समस्या है तो आप हमें जो है इस कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ कोई समस्या है तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसा बताया कि हम यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए आप लोगों से यहाँ डिस्कस करेंगे क्वेश्चन सेट जो है, और मैंने बताया टारगेट जो हमारा 10,000 क्वेश्चंस का है जिसमें कि हम वीडियो लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे सभी के सभी, और बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में हम सब चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे केवल यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि हम इसमें केवल बात करेंगे आज आप लोगों से प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि जो एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। किसको? मिनिमम सपोर्ट प्राइस को। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यानी कि हम बोलते हैं एमएसपी। ठीक है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि एमएसपी। तो पहला इसने कथन दिया है हमें जो है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसमें कह रहा है कि एमएसपी कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। वहीं दूसरे कथन में यह कह रहा है कि कृषि लागत का मतलब और कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि जो सीएसीपी है, सीएसीपी को बेटा क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, सीएसीपी का जो फुल फॉर्म होता है बेटा वो होता है, याद रखिएगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। क्या होता है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ये हमारा सीएसीपी का फुल फॉर्म होता है। ये कह रहा है कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी जो है एमएसपी की सिफारिश करता है, जिसकी सिफारिश बाध्यकारी होती है।
वहीं थर्ड कथन में, तीसरे कथन में ये कह रहा है कि सरकार ने 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की है और अनिवार्य फसलें जैसे कि खरीफ सीजन, इनकी जो 14 फसलें हैं, 6 रबी की फसलें हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें इसमें सम्मिलित हैं। तो इसने पूछा हम लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। देखिए, पहले कथन के यहाँ बारे में बात करें तो आप सभी लोग जानते हो इस चीज़ को अच्छे तरीके से, और करंट का मुद्दा है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो एमएसपी है, वो कृषि उत्पादकों को कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ बीमा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो बाजार है उसमें हस्तक्षेप का एक रूप माना गया है। क्योंकि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएससीपी जो है, जो सीएससीपी है, यहाँ सीएससीपी की बात की जाए तो उसकी सिफारिशों के आधार पर देखोगे तो कुछ फसलों के लिए, कुछ सीमित फसलों के लिए बुआई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। समझ रहे हो ना, न्यूनतम मूल्य की घोषणा की जाती है। दूसरी चीज, इसलिए हमारा जो कथन है पहला वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। और यहाँ कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएससीपी एमएस की सिफारिश करता है। तो याद रखिएगा, सरकार जो है, यदि हाँ तीसरे कथन की यहाँ बात करें तो सरकार जो है, क्योंकि कृषि लागत और जो मूल्य है हमारा, इसमें क्या होता है बेटा, कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएससीपी, इसमें जो 22 फसलें हैं अपनी, ये तो कथन बिल्कुल हमारा गलत है। क्योंकि सीएससीपी जो है एमएस की सिफारिश करता है जिसकी सिफारिश बाध्यकारी होती है। नहीं, ये नहीं होती है, क्योंकि कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि सीएससीपी जो 22 अनिवार्य फसलें हैं उनके लिए एमएसपी और जो गन्ना होता है उसके लिए उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी इसकी सिफारिश करता है। क्योंकि सीएससीपी जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय यानी कि भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय होता है जो है, और ये जनवरी 1965, कब, जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था, और ये एक सलाहकार निकाय है जिसकी सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। और यहाँ कह रहा है कि बाध्यकारी होती है, तो ये वाला कथन हमारा बिल्कुल गलत है। तीसरे में कह रहा है कि सरकार ने 22 अनिवार्य, याद रखिएगा जो सरकार है उसने क्या किया हुआ है, जो 22 अनिवार्य फसलें हैं उनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और जो लाभकारी मूल्य है यानी कि एफआरपी उसकी घोषणा की है। और जो अनिवार्य फसलें हैं जो खरीफ मौसम की, वो 14 फसलें हैं। कितनी? 14 फसलें, ठीक है, 14 फसलें हैं, 6 रबी फसलें हैं और 2 हमारी अन्य व्यावसायिक फसलें हैं। इसके अलावा आपकी तोरिया है या छिलके वाले नारियल हैं या एमएसपी जैसे कि रेपसीड हो गया, सरसों हो गया, खोपरा हो गया, इनके एमएसपी के आधार पर ये सब तय किए जाते हैं। अगर फसलों की बात करें, देखो अनाज जो है, इसमें जो अनाज की बात करें तो अनाज 7 प्रकार का, कितने का? 7 प्रकार का। धान हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का और रागी। अगर दाल की बात करें तो दाल जो उसमें सम्मिलित की जाती है वो 5 प्रकार की, चना की, अरहर की, मूंग की, उड़द की और मसूर की। अगर तिलहन की बात करें, तिलहन जो है वो 8 प्रकार के इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मूंगफली है, रेपसीड है या सरसों बोल सकते हैं, तोरिया है, सोयाबीन है, सूरजमुखी के बीज होते हैं, तिल हो गया, कुसुम के बीज हो गए, नाइजर सीड होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। कच्चा कपास, कच्चा जूट, खोपरा, ठीक है, गन्ना, यानी कि गन्ना भी कब? एक उचित और लाभकारी मूल्य पर, या वर्जीनिया फ्लूटीक जो है VFC यानी कि तंबाकू जो है वो भी। तो ये सब हमारे इसमें रखे जाते हैं। यानी तो बेटा इसमें अपना जो राइट आंसर बनेगा, इसमें बनेगा अपना, पहले में कह रहा है कि केवल 1, फिर कह रहा है 1 और 2, तीसरा कह रहा है 1 और 3, चौथा कह रहा है सभी के सभी। यानी जो इसमें हमारा राइट आंसर बनेगा बेटा 1 और 3 बनेगा, ठीक है, 1 और 3 जो है अपना इसमें राइट आंसर बनेगा, 1 और 3, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? अगले प्रश्न में ये बात कर रहा है बेटा कि ग्लोबल लिवेबिलिटी, सेकंड प्रश्न की बात करें, हाँ दूसरे प्रश्न की बात करें तो ये कह रहा है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सेकंड है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और थर्ड है आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावास, फोर्थ है विश्व बैंक। तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जो है 2021 की बात यहाँ हो रही है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आप लोगों का। तो याद रखिएगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो है यानी कि EIU, जो EIU है, EIU का मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, EIU। दूसरी बात, जो EIU है उसने हाल ही में जो है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 को लॉन्च किया है।
क्योंकि अगर रैंकिंग की बात करें तो 5 व्यापक श्रेणियां हैं, वो किसी भी विशेष देश के स्कोर पर आधारित हो सकती हैं। अब कौन कौन सी हो सकती हैं वो श्रेणियां? स्थिरता हो सकती है, हम स्थिरता कह सकते हैं, या स्वास्थ्य के देखभाल की हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के देखभाल की, या संस्कृति या पर्यावरण की, शिक्षा की हम बात कर सकते हैं, या आधारभूत संरचना की हम इसमें बात कर सकते हैं। जो आपका ऑकलैंड ईआईयू है, ऑकलैंड ईआईयू ग्लोबल लिवेबिलिटी रैंकिंग से सबसे ऊपर है। कौन सा? ऑकलैंड, ध्यान रखिएगा, ऑकलैंड जो है वो सबसे ऊपर है। और जगह जगह सख्त लॉकडाउन के कारण क्या हुआ था कि कनाडा और जो यूरोपीय शहर थे इनको अपनी रैंकिंग में बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा था। और वियना की बात करें, वियना 2020 में बात करें तो ईआईयू रैंकिंग की विजेता जो थी वो 12वीं रैंक पर आ रही थी। उसकी जो विजेता ईआईयू रैंकिंग थी वो 12वीं रैंक पर आ गया था वियना जो है। लेकिन सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, वहां युद्ध चल रहा था, और युद्ध के कारण क्या हुआ कि दुनिया का सबसे कम रहने योग्य शहर बना रहा सीरिया जो है। तो अपना जो राइट आंसर बनेगा बेटा कौन सा बनेगा? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, क्योंकि इसी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, दूसरी बात, अगले प्रश्न में ये हमसे कह रहा है बेटा, थर्ड क्वेश्चन को देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है इसने, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान है, 7वां राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा कह रहा है कि असम में अब मध्य प्रदेश में 12 के बाद दूसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। वहीं थर्ड में कह रहा है कि दिहिंग पटकाई भारत में तराई के वर्षा वनों का सबसे बड़ा खंड है। ठीक है, तो बेटा पहले कथन की बात करें हम लोग जो है, जो कि असम जो घाटी है अपनी, उस असम घाटी के अगर हम उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र सदाबहार वन हैं उनमें देखोगे तो जो अंतिम शेष खंड है वहाँ जो हमारा असम है, असम की जो बात हो रही है यहाँ पे, है ना, असम का 7वां, कौन सा? 7वां, असम का जो है 7वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है, जो कि दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान बताया जाता है। जो वन अधिकारी हैं हमारे, उन्होंने ऐसा कहा था कि असम में अब मध्य प्रदेश में जो है 12 और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है 9 के बाद तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है बेटा, यहाँ क्या कह रहा है? दूसरा, इसलिए बेटा दूसरा कथन बिल्कुल हमारा गलत है, पहला कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। और तीसरे की बात करें कि दिहिंग पटकाई भारत में तराई के वर्षा वनों का सबसे बड़ा खंड है। देखिए, राज्य के 5 पुराने राष्ट्रीय उद्यान हैं बेटा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा। अगर काजीरंगा और मानस यूनेस्को की बात करें तो जो काजीरंगा है और जो मानस है वो यूएनएसओ की विश्व धरोहर स्थल हैं। नामेरी और ओरंग के साथ ये टाइगर रिजर्व भी माने जाते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, दिहिंग पटकाई जो है बेटा भारत में तराई के वर्षा वनों का सबसे बड़ा खंड है, क्योंकि जो हाथी परियोजना थी उसी के तहत जो है दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य की दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व घोषित को किया गया था। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 234.26 वर्ग किलोमीटर का है। क्योंकि दिहिंग पटकाई जो है पूर्वी असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में एक प्रमुख हाथी निवास स्थान है, और यहाँ पर जो है बेटा तितलियों की 310 प्रजातियां पाई जाती हैं, 310 प्रजातियां। और पार्क में देखोगे तो 47 प्रजातियां पाई जाती हैं, 47, जिसमें से प्रत्येक में सरीसृप और स्तनधारी हैं, जिनमें बाघ हैं, बादल वाले तेंदुए हैं, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर बनेगा बेटा कौन सा बनेगा? अपना बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3। ठीक है, हमारा थर्ड पॉइंट भी बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, चलिए। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा अपना, कि हाल ही में खबरों में रही रेंगमा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी जनजाति बेटा? रेंगमा जनजाति के संबंध में हम लोगों को यहां बात करनी है। ठीक है, तो पहला दिया है इसने कि रेंगमा जनजाति नागा जनजाति है, जो केवल नागालैंड में पाई जाती है। कहां पाई जाती है बेटा? नागालैंड में पाई जाती है। इसने कहा है कि कहां पाई जाती है बेटा? नागालैंड में पाई जाती है। लेकिन याद रखिएगा बेटा, पहले कथन की बात करें यहाँ पे, तो जो रेंगमा भारत है, रेंगमा जनजाति जो है बेटा वो भारत के नागालैंड और बेटा दूसरा कहां पर? असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में भी पाई जाती है, ये कह रहा है, लेकिन केवल नागालैंड में पाई जाती है। तो हमारा पहला कथन तो बिल्कुल गलत हो गया बेटा, पहला कथन हमारा बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो रेंगमा जनजाति है
एक तो असम में पाई जाती है, नागालैंड में पाई जाती है। जब भारत की 2011 में जनगणना हुई थी, 2011 के सेंसस के ऊपर बात करें बेटा, तो याद रखना रेगमा की जो जनसंख्या थी वो 62,951 थी। कितनी थी बेटा? 62,951 यहाँ की पॉपुलेशन थी। ठीक है, इस जनजाति की। आगे कह रहा है कि रेगमाओं में दास प्रथा का प्रचलन था। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो रेगमांस थे बेटा, इनके बीच दासता एक प्रथा हुआ करती थी, और दासों को मेनीगुटेव्यू और इकाटेचा, ठीक है, मेनुगे टेन्यू क्या के नाम से बेटा याद रखिएगा, मेनू गेटेन्यू, एक तो इसके नाम से जानते थे, और बेटा दूसरा क्या नाम था? इटाकेसा, इटाकेसा के नाम से इस जनजाति को जानते थे। जब तक अंग्रेज नागा क्षेत्र में पहुंचे थे तब तक गुलामी की प्रथा घटती जा रही थी, और इस दौरान बेटा कोई भी रेंगमा गुलाम नहीं रहा था। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल राइट है। तीसरे की बात करें कि नगाडा रेंगमा जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो बेटा असम में देखोगे तो रेंगमा आदिवासी जो थे वो कार्बी, आंगलोंग, तत्कालीन मिकिर पहाड़ियों में पाए जाते थे, और रेंगमास जो है 1800 के शुरुआती भाग में लगभग तत्कालीन मिकिर हिल्स में चले गए थे। और रेंगमास के अगर फसल उत्सव को देखें तो नगड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? नगाडा या नगड़ा कहते हैं। क्या है बेटा ये क्या है? एक फसल उत्सव है, क्रॉप फेस्टिवल है। ठीक है, क्रॉप फेस्टिवल है, और ये 8 दिवसीय नगदा त्योहार है जो कि कृषि मौसम के अंत का प्रतीक है। जो नगदा फसल हैं उनके ठीक बाद ये नवंबर के अंत में, नवंबर के माह में इसको मनाया जाता है। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक है। ठीक है, तो अपना जो राइट आंसर बनेगा बेटा बनेगा ऑप्शन सी। 2 और 3 ठीक है अपना, ठीक है, क्योंकि हमारा पहला वाला कथन बिल्कुल गलत है। 5वें प्रश्न की बात करें बेटा, 5वें प्रश्न में क्या कह रहा है? 5वें प्रश्न में बेटा ये कह रहा है कि स्वायत्त जिला परिषद के संबंध में, स्वायत्त जिला परिषद के संबंध में, स्वायत्त जिला परिषद के संबंध में, यानी कि बेटा मेरा कहने का मतलब है जो हमारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उसके बारे में बात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, स्वायत्त जिला परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसने कथन दिया है बेटा कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन की अनुमति देती है। तो बेटा याद रखिएगा, भारत के संविधान की जो 6ठी अनुसूची है वो स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों के गठन की अनुमति देती है, जिन्हें कि उनके संबंधित राज्यों के भीतर स्वायत्तता दी जाती है। यानी कि बेटा जो रिलेटेड स्टेट होंगे उन्हीं से ही इसको रखा जाएगा, उन्हीं के लिए अनुमति देती है। ठीक है, रिलेटेड स्टेट के जरिए से। तो पहला वाला कथन बिल्कुल ठीक है अपना। दूसरे में कह रहा है बेटा स्वायत्त जिला परिषदों की बात यहां कर रहा है। स्वायत्त जिला परिषदों के पास कर, शुल्क और टोल लगाने की शक्तियां हैं। भवन और भूमि, पशु वाहन, नाव क्षेत्र, माल, इन सब का प्रवेश भी इसमें है। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखिएगा स्वायत्त जिला परिषदों के पास उन सभी मामलों की सुनवाइयों के लिए अदालतें बनाने की शक्तियां हैं जहां दोनों पक्ष बेटा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, और अधिकतम सजा बेटा 5 साल से कम जेल की होती है। अगर इनके पास देखें, स्वायत्त जिला परिषदों के पास देखें तो कर, शुल्क, टोल ये सब लगाने की शक्ति है। भवन, भूमि, पशु, वाहन, नाव क्षेत्र, इन सब में देखोगे माल का प्रवेश, सड़कें, घाट वगैरह, पुल, रोजगार और आय, स्कूल वगैरह, सड़कें वगैरह, इनके रखरखाव के लिए सामान्य कर रखा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमारा दूसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। और भारत के संविधान, अगर भारत के संविधान की बात करें, यहां पर कह रहा है थर्ड ऑप्शन में स्वायत्त जिला परिषदें वन प्रबंधन, जल संसाधन, कृषि, खेती, ग्राम परिषदें, इनके गठन या सार्वजनिक स्वास्थ्य में कानून, नियम और कानून बना सकती है, लेकिन भूमि प्रबंधन में नहीं कर सकती। तो बेटा याद रखिएगा जो भारत का संविधान है उसकी जो 6ठी अनुसूची है बेटा, जो 6ठी अनुसूची है उसके प्रावधानों के तहत देखोगे तो स्वायत्त जिला परिषद में कुछ क्षेत्र में देखोगे तो कानून, नियम या जो कानून नियम है वो बना सकती है। भूमि प्रबंधन की बात कर लें, वन प्रबंधन की, जल संसाधन की, कृषि और खेती की, ग्राम परिषदों का गठन कर सकती है, या सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात की जाए, स्वच्छता, ग्राम या नगर स्तर की पुलिस व्यवस्था, पारंपरिक जो प्रमुख हैं या जो मुखिया हैं उनकी नियुक्ति, संपत्ति का विरासत, विवाह, तलाक, सामाजिक रीति रिवाज, धन उधार वगैरह, व्यापार वगैरह, खनिज वगैरह, ये सब मतलब किसमें रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रबंधन में ये सब चीजें हैं। तो बेटा अपना जो राइट आंसर बनेगा
यानी कि जो हमारा पहला ठीक है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तीसरा वाला हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा राइट आंसर बनेगा बेटा 1 और 2, 1 और 2। ठीक है। अगर छठे प्रश्न की बात करें बेटा आगे, छठे प्रश्न में कह रहा है कि राज्य और राष्ट्रीय उद्यान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यानी कि बेटा जो हमारे राज्य और राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके उद्यान के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेटा कर्नाटक, कहाँ पर है बेटा? कर्नाटक में। तो बेटा बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है बेटा दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में एक, ध्यान रखिएगा, 874 वर्ग किलोमीटर, 874 वर्ग किलोमीटर का एक वन अभ्यारण्य है बेटा, जो कि बाघों की छोटी आबादी के लिए जाना जाता है, छोटी आबादी के लिए जाना जाता है। सॉरी प्रश्न में ये कह रहा है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है अपना, क्योंकि यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए पहला वाला हमारा बिल्कुल ठीक है ये। दूसरे में कह रहा है बेटा गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हिमाचल प्रदेश में बता रहा है बेटा। कहाँ बता रहा है? हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है, या जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वो उत्तराखंड में बेटा एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, एक राष्ट्रीय उद्यान है, और वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और भारत में इसकी शुरुआत में देखोगे तो 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसको स्थापित किया गया था बेटा। कब? 1955 में। ठीक है, और बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। अगर इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, यहाँ जो उत्तराखंड बताया जा रहा है बेटा, तो इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान 2010 में स्थापित किया गया था भारत के हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर बेटा? हिमाचल प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है, और ये लगभग जो है 104 वर्ग किलोमीटर में बेटा, कितने में? 104 वर्ग किलोमीटर में जो है ये रखा गया था, इसके क्षेत्र को कवर करता है। और देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान जो है बेटा, ये असम में है, यानी कि असम का जो डिब्रूगढ़ और आपका तिनसुकिया जो जिला है वहाँ पर स्थित है। और इसका जो क्षेत्रफल है बेटा 231.65 किलोमीटर स्क्वायर वर्षा वन के क्षेत्र को कवर करता है। और इसे बेटा 13 जून 2004 को जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, और 13 दिसंबर 2020 को असम सरकार ने इसे राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा बेटा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बेटा, जैसा मैंने बताया कि दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में ये हमारा स्थित है। तो पहला तो बेटा बिल्कुल हमारा ठीक है, सुमेलित है। गोविंद पशु आहार मैंने बताया था बेटा, जो पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान है, ये हमारा कहाँ पर है? उत्तराखंड में है बेटा। तो हमारा बिल्कुल ये वाला गलत है, ये हमारा बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है, दूसरा इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रकला राष्ट्रीय उद्यान ये बेटा बताया था मैंने कि हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ उत्तराखंड दिखा रहा है, तो बेटा ये भी गलत है अपना। और देहिंग पास बेटा असम में, ये बिल्कुल ठीक है। यानी कि 2 और 3 जो अपना राइट आंसर बनेगा बेटा ऑप्शन सी बनेगा, 2 और 3 सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न 7वें प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, ये 7वें प्रश्न में कह रहा है बेटा हाल ही में बिटकॉइन को, जो बिटकॉइन है, हाल ही में उस बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ऑप्शन है बेटा कोस्टा रिका, सेकंड है बेटा अल साल्वाडोर, तीसरा है बेटा ग्वाटेमाला, और चौथा है होंडुरास। तो याद रखिएगा बेटा जो हमारा अल साल्वाडोर है बेटा, बिटकॉइन को कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जो अल सल्वाडोर है बेटा, अल सल्वाडोर जो सेकंड ऑप्शन है बेटा, ये राइट आंसर है अपना। तो बेटा जो अल सल्वाडोर है, ध्यान रखिएगा, इसकी जो अर्थव्यवस्था है बहुत हद तक प्रेषण पर निर्भर करती है, और इसलिए करती है जो कि लोग हैं विदेश में काम कर रहे हैं वो बिटकॉइन में पैसा वापस भेज सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन का इस्तेमाल जो है पूरी तरह से वैकल्पिक होगा, ऑप्शनल होगा, और इस देश में जो है वित्तीय समावेश, निवेश, पर्यटन, नवाचार या जो आर्थिक विकास होगा, ऐसी चीज़ों का ये विकास करेगा जो है। तो अल सल्वाडोर जो बेटा आधिकारिक तौर पर अल सल्वाडोर जो गणराज्य है मध्य अमेरिका यहाँ का एक देश है, और ये उत्तर पूर्व में होंडुरस, उत्तर पश्चिम में ग्वाटेमाला और दक्षिण में प्रशांत महासागर में ये घिरा हुआ है। यानी कि अल सल्वाडोर की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बेटा सैन अल्वाडोर है। इसकी राजधानी क्या है बेटा? सैन अल्वाडोर। ठीक है, सैन साल्वाडोर, सॉरी, ये अपना राइट आंसर है। 8वें प्रश्न की बात करें बेटा, 8वें प्रश्न में कह रहा है ये कि हाल ही में थाई कॉर्पोरेट का हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट का हालिया
संस्करण आयोजित किया गया है, इसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके ऊपर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है बेटा ये, इसने पूछा है, बताया इसने पहले कथन में कि भारत थाई कॉर्पोरेट 2005 से द्विवार्षिक आयोजित करता है। ठीक है, तो बेटा आप सब लोग जानते हो जो कॉर्पोरेट है वो कॉर्पोरेट अभ्यास जो है दोनों नौसेनाओं के बीच में 2005 से जो है, कब से बेटा, 2005 से द्विवार्षिक रूप से उनकी अंतर्राष्ट्रीय जो समुद्री सीमा रेखा है, यानी कि जो IMBL है बेटा, जो IMBL है उसके साथ आयोजित किया जा रहा है। यानी कि पहला कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। कॉर्प जो आपका कॉर्पोरेट है बेटा, कॉर्पोरेट नौसेनाओं के बीच समझ और जो अंतरक्रियाशीलता उनका निर्माण करता है, और अवैध रूप से देखोगे या गैर रिपोर्टेड या अनियमित यानी कि IUU, मछली पकड़ना, मादक पदार्थों की तस्करी करना या समुद्री आतंकवाद या सशस्त्र डकैती हो गई, समुद्री डकैती हो गई, जैसे गैर कानूनी जो गतिविधियां हैं उनको रोकने और दबाने के लिए उपाय विकसित करता है। ठीक है, दूसरे में कह रहा है बेटा ये, यानी कि पहला कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि भारत और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच यह अभ्यास है। तो बेटा भारत थाईलैंड समन्वित जो गश्ती है, यानी कि इंडो थाई कॉर्पोरेट का ये 31वां संस्करण जो है 9 जून 2021 को अंडमान सागर में शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था बेटा, अंडमान निकोबार में शुरू हुआ था। तो बिल्कुल ये भी हमारा ठीक है, यानी कि भारतीय नौसेना और जो बेटा रॉयल नौसेना है इनके बीच 3 दिवसीय समन्वित गश्त जो है 9 से 21 जून 2021 तक आयोजित की जा रही है। ठीक है, अच्छा तीसरे में कह रहा है जो बेटा ये कि भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती इंडो थाई कॉर्पोरेट का 31वां संस्करण जून 2021 को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ था। बेटा मैंने अभी आपको बताया था कहाँ शुरू हुआ था, ये अंडमान सागर में शुरू हुआ था। ठीक है, ये अंडमान सागर में शुरू हुआ था, इसलिए बेटा अपना तीसरा गलत है ना। और 9 से 21 जून 2021 तक ये आयोजित हुआ था बेटा। और भारतीय पक्ष से देखोगे तो एक स्वदेश निर्मित नौसेना जो थी वो अपतटीय गश्ती पोस्ट जो होते हमारे, या जो भारतीय नौसेना जहाज जो INS बोलते हैं हम लोग, जो है क्या बोलते हैं, INS जो बोलते हैं, सरयू भाग ले रहा था इसमें। और थाईलैंड नौसेना या HTMS जो काबरी दोनों है, दोनों नौसेनाओं के साथ देखोगे तो डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल विमान जो है उसके साथ कॉर्पोरेट में भाग ले रही थी ये संस्था जो है। तो बेटा अपना जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी बनेगा, यानी कि 1 और 2 हमारा ठीक है, तीसरा वाला बिल्कुल गलत है। 9वां प्रश्न देखिए, 9वें प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा ये कि एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एनीमिया है उस एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेटा पहले में कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या से कम या हीमोग्लोबिन की मात्रा होने की स्थिति। तो बेटा याद रखिएगा इस चीज को बेटा याद रखिएगा कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें लाल रक्त जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या या उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होती है, जो कि उम्र, लिंग, ऊंचाई, धूम्रपान, गर्भावस्था इनकी स्थिति के आधार पर अलग अलग होती हैं। तो पहला बेटा कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि आयरन की कमी से या आयरन की कमी एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है। बिल्कुल बेटा बिल्कुल राइट है, क्योंकि बेटा जो आयरन है उसकी कमी जो है एनीमिया का सबसे बड़ा आम कारण है। हालांकि अलग स्थितियों में, अलग सिचुएशन में, जैसे कि फॉलेट, विटामिन B12 या विटामिन A इनकी कमी, या पुरानी सूजन वगैरह, या परजीवी संक्रमण हो गया, ये सब क्या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विरासत में मिले हुए विकार होते हैं जो कि सभी एनीमिया का कारण बन सकते हैं। तो बेटा दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तीसरे में कह रहा है कि महिलाओं में एनीमिया की दर पुरुषों की तुलना में अधिक है। तो बेटा ध्यान रखना, महिलाओं में मासिक धर्म जब होता है, जो पीरियड आते हैं, उसमें आयरन की कमी और गर्भावस्था के दौरान जो भ्रूण बढ़ता है उसकी उच्च आयरन की जो मांग है उनके कारण पुरुषों की तुलना में आयरन की कमी का प्रचलन अधिक होता है। तो बेटा तीसरा वाला भी अपना बिल्कुल राइट है। और आयरन की कमी और बेटा विटामिन B12 जो है बेटा, इसकी कमी से होने वाले जो एनीमिया है उनमें भारत में एनीमिया के 2 सामान्य प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, तो अपना जो राइट आंसर बनेगा बेटा 1, 2 और 3 बनेगा। ठीक है, सभी ठीक हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बेटा तीनों कथन अपने ठीक हैं बिल्कुल। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं अपना। 10वें प्रश्न में कह रहा है बेटा वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बेटा जो वृक्ष है, इसमें कह रहा है बेटा कि पहला वृक्ष शिखर सम्मेलन 2009 में रूसी संघ में हुआ था।
कहाँ पर हुआ था बेटा? रूसी संघ में हुआ था। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बेटा ब्रिक्स जो है दुनिया की सबसे अग्रणी उभरती एक अर्थव्यवस्था है, जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ऐसे इनके समूह के लिए एक संक्षिप्त शब्द हम कह सकते हैं। ठीक है ना, तो अपना राइट है बिल्कुल जो है। और दूसरे में कह रहा है बेटा 2010 में दक्षिण अफ्रीका औपचारिक रूप से ब्रिक्स बनाने वाले संघ में शामिल हो गया था। यानी कि ब्रिक्स दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक संक्षिप्त शब्द है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स शब्द 2001 बेटा, कब? 2001 ब्रिक्स शब्द बेटा 2001 में गोल्डमैन सैक्स के तत्कालीन जो अध्यक्ष थे बेटा जिम ओ नील, उनके द्वारा इसको विकसित किया गया था, या इसको द्वारा उनके द्वारा गढ़ा गया था। और बेटा पहला ब्रिक्स सम्मेलन मैंने बताया वर्ष 2009 में कहां पर हुआ था बेटा? रूस में हुआ था। कहां पर? रूस में हुआ था। रूस में कहां पर हुआ था बेटा? येकातेरिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था? येकातेरिनबर्ग में हुआ था। रिनबर्ग में हुआ था। ठीक है, और 2010 में बेटा दक्षिण अफ्रीका औपचारिक रूप से ब्रिक्स बनाने वाले संघ में शामिल हो गया था। यानी कि दूसरा कथन भी बिल्कुल हमारा राइट है। और ब्रिक्स तीसरे में कह रहा है 2021 का अध्यक्ष भारत है। बिल्कुल राइट है बेटा, क्योंकि ब्रिक्स 2021 का अध्यक्ष कौन था? अपना भारत था। और 2010 में ध्यान रखिएगा अध्यक्ष था 2021 में, सॉरी। और 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, 13वां जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसका विषय क्या था? उसका जो थीम था बेटा वो था ब्रिक्स @ 15 निरंतरता, समेकन और सहमति के लिए बेटा अंतर ब्रिक्स सहयोग, ये इसका थीम था। तो अपना ये भी राइट आंसर है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा कथन ठीक है। ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? तो बेटा 3 राइट हैं, तो अपना राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोगों को ये सेट 1 के जो 10 क्वेश्चन से आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे और समझ में भी अच्छे तरीके से आ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपका 2021 से करंट अफेयर्स रखा है। इसमें जून से हम रखेंगे समसामयिक मुद्दों को, जो कि हमारे पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी तरीके से हम अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यानी कि जो अदर हमारे सामान्य अध्ययन के विषय हैं, उसी तरीके से हम लोग अपना 10,000 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें टारगेट करेंगे सीरीज के अंदर जो है। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आए हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप अगर पेड सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने जैसा प्रोसेस बताया था स्टार्टिंग में, उसके जरिए से आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट सेकंड में अगले कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।